अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब हसन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एग्जाम टॉक्स एंड एनालिसिस। सो दोस्तों, डेली बेसिस पे हम डॉन न्यूज़पेपर के एडिटोरियल और ओपिनियन आर्टिकल्स को कवर करते हैं। आज हम जो हमारे 6 अक्टूबर 2025 के आर्टिकल हैं एडिटोरियल और ओपिनियन के, उसको देखते हैं। सो सबसे पहला एडिटोरियल का आर्टिकल है हमारा मोर होट एयर के नाम से। दोस्तों, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो यानी कि इंटेंस रिलेशंस हैं उसके बारे में ये आर्टिकल है। देखते हैं इसके बारे में राइटर हमें क्या बताता है। दोस्तों, आपको पता है कि इंडिया के अंदर पहलगाम अटैक हुआ था, जिसके बाद इंडिया ने उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया था कि पाकिस्तान ने ये दहशतगर्दी करवाई है। सो इवन कि पाकिस्तान ने तो बोला था कि हम हर तरह की इंक्वायरी करवाने के लिए तैयार हैं, कि आप बेशक कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी से इंक्वायरी करवा लें। लेकिन इंडिया ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यानी कि पाकिस्तान पे अटैक कर दिया। आपको पता है कि ऑपरेशन जब संदूर किया था। सो पाकिस्तान ने भी इसका जवाब दिया था। सो उसके बारे में, ये रिलेशन के बारे में बात की जाएगी। जो बीजेपी की गवर्नमेंट है दोस्तों, वो तो एंटी पाकिस्तानी वोट वोट यानी कि हासिल करने के लिए ये पाकिस्तान पे सारा कुछ इल्ज़ाम वगैरह लगाया जा रहा है। राइट, ये कहता है कि जो इंडियन मीडिया है वो भी जो यानी कि वहाँ की गवर्नमेंट है बीजेपी की, उसको यानी कि उसी की कैंपेन को सपोर्ट कर रही है। इंडिया इसके अलावा देखें, मई में हमारे क्लैशेस हुए थे, और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी जिस तरह कामयाब हुई थी, इंडिया से ये भी बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से आर्मी चीफ, उनका जो आर्मी चीफ है, उन्होंने ये कहा कि अब अगर यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ तो हम यानी कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों देखें कि जो यानी कि उसके वहाँ के एयर चीफ हैं, उन्होंने कहा कि हमने यानी कि उन्होंने भी झूठ बोला कि हमने पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा यानी कि ये जो जेट्स हैं वो गिरा दिए। हालांकि प्रूफ कोई नहीं दिया गया, हमने तो फिर भी 3-0 या 7-0 कहा है, कि उसके तो एविडेंस भी दिए थे, जो हमारी एयर मार्शल जो थे उन्होंने अ, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। सो दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में शहबाज शरीफ जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने तो कहा था कि हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान तो टेरर हब है। आप देखें कि हम पॉजिटिव साइड की तरफ भी जाने लगते हैं, तो इंडिया यानी कि हमेशा नेगेटिव साइड की तरफ जाता है। सो मोदी जो है दोस्तों, आप देखेंगे जो एशिया कप भी हुआ था, इंडिया ने पाकिस्तान को एशिया कप में मैचेस में यानी कि हराया। और उनके बहुत से पाकिस्तानी ऐसे थे पाकिस्तान के अंदर, जिन्होंने अगर अच्छी इंडियन प्लेयर्स ने क्रिकेट खेली थी तो सबने एडमायर किया था उसे। लेकिन आप देखें कि मोदी ने उसको भी अपनी पॉलिटिकल विन ही समझा, कि कहा कि ये भी ऑपरेशन सिंदूर है जो हम फील्ड पे जीते हैं। सो मकसद क्या है, राइटर ये कहता है कि ये इंडियन हुकूमत सिर्फ इस वजह से ये कर रही है ताकि बिहार में, मेरे ख्याल में अगले मंथ इलेक्शन होने वाले हैं, किसी तरह से वो इलेक्शन जीते जाएं। और इसका नुकसान क्या हो रहा है दोस्तों, कि पीस के चांसेस बहुत कम होते जा रहे हैं, रिलेशन जो है वो मजीद इंटेंस होते जा रहे हैं। सो पाकिस्तान अमन तो चाहता है, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान ने ये कहा कि अगर अटैक हुआ हम पर तो हम डिफेंड अपने आप को लाजमी करेंगे। सो दोस्तों, ये पहला आर्टिकल था। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे, जो कि है एग्जिटिंग कंपनी के नाम से। दोस्तों, प्रोक्टर एंड गैम्बल, ये एक यानी कि कंपनी थी पाकिस्तान के अंदर, जिसने अपनी मैन्युफैक्चरिंग रोक दी है। इससे पहले हमने कल भी पढ़ा था कि जो गुल अहमद की कंपनी थी, उसने भी अपनी एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी थी। सो रीज़न क्या है, उसने ये तो ये कहा ग्लोबल रिस्ट्रक्चरिंग है। लेकिन राइटर ये कहता है कि क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बिजनेस क्लाइमेट नहीं है, यानी कि इस तरह की सहूलतें नहीं मिल पाती इंडस्ट्री वालों को, ताकि उनको बेनिफिट हो सके। इस वजह से कंपनीज यानी कि इस मुल्क से वापस जा रही हैं। सो दूसरी कंपनी, कई ऐसी कंपनीज है जिसने पाकिस्तान को छोड़ा है, जिस तरह शेल है, टेलीनार, उबर, यामा, और इसके अलावा फॉरेन बैंक्स हैं जो पाकिस्तान में यानी कि अब काम नहीं कर रहे हैं। सो इसके पीछे जो मेन वजह है, राइटर कहता है कि वो पॉलिसी के अंदर हमारे अनसर्टेनिटी होती है। हाई टैक्सेस हम इन पे लगा देते हैं, बिजनेस कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। जब इन्हें इलेक्ट्रिसिटी महंगी मिलती है, टैक्स ज़्यादा पे करते हैं, तो बिजनेस कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रॉफिट इनको फिर बहुत कम होता है। और करेंसी जो हमारी वो इंस्टेबल है, डॉलर का रेट कभी क्या होता है कभी क्या होता है। इसके अलावा इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस है, आप हर चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं है जिसने 5 साल भी मुकम्मल किया हो। सो इस वजह से ये सारी वजह बनती जा रही हैं, जिसकी वजह से जॉब लॉसेज होती हैं। आप देखें, टैक्स रेवेन्यू पाकिस्तान का कम होगा अगर ये कंपनीज बंद करके जाएंगी दोस्तों। तो देखेंगे कोई क्लियर इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर आके इन्वेस्टर आके कोई यानी कि इन्वेस्ट कर सके। चाइना भी आप देखें कि अब अपनी इन्वेस्टमेंट को डिले कर रहा है, क्योंकि उससे भी सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है। सो आर्टिकल में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को अपनी इकोनॉमिक और स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को ठीक करना होगा, फिर ही इन्वेस्टर यहाँ पे यानी कि स्टे कर सकेंगे। सो दोस्तों, दूसरा है हमारा बियॉन्ड पिंक रिबन्स के नाम से। दोस्तों, यानी कि हर अक्टूबर में जो लोग हैं वो ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं। आप देखें पाकिस्तान के अंदर ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा वर्ष होती जा रही है। हर 9 में से एक जो औरत है, वो उसे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस हैं। हर साल तकरीबन 90,000 नए नए केसेस जो हैं वो यानी कि सामने आते हैं, और तकरीबन 40,000 औरतें जो हैं वो हर साल यानी कि मर जाती हैं।
केसेस जो है हर साल 5% के हिसाब से ग्रो कर रहे हैं। सो राइटर ये कहता है कि सिर्फ कुछ वुमेन ही ऐसी हैं जो कि यानी कि अपनी केयर करती है या अपना टेस्ट करवाती हैं, चेकअप करवाते हैं। विलेजेस के अंदर तो ये टेस्ट करवाना वैसे ही औरतों के लिए या लोगों के लिए शेमफुल समझा जाता है, इसलिए वो करवाते ही नहीं है। वो ज़्यादातर केसेस जिस तरह 70% केसेस तो पता ही हमें उस टाइम लगता है जबकि वो अपनी लास्ट स्टेज में होती है, स्टेज 3 स्टेज 4 में, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी आसान नहीं होती फिर। और दोस्तों यानी कि अगर आप लेट स्टेज पे आते हैं, अब पता लगता है कि आपको ये कैंसर है, तो 80% चांसेस, यानी कि अगर टाइम से पता लगेगा तो 80% चांसेस है कि आप बच जाएंगे, लेकिन अगर लेट पता लगता है तो 20% से भी कम चांसेस होते हैं यानी कि सर्वाइवल के। सो लेट ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि अब स्टेज भी ज़्यादा हो गई है, बीमारी ज़्यादा फैल चुकी है, तो आपके पैसे भी ज़्यादा लगेंगे। सो गवर्नमेंट को राइट है ये कहता चाहिए क्या, फ्री चेकअप्स करवाएं, टेस्ट होने चाहिए, और जो हेल्थ वर्कर्स हैं उससे चाहिए कि वो लोगों को उर्दू और उनकी लोकल लोकल लैंग्वेज में बताएं कि ये क्या मसला है, इसके क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। सो चलते हैं अपने ओपिनियन पेज के अब आर्टिकल्स पे दोस्तों। दोस्तों एक बात और करता चलूँ, अगर कोई बच्चा CSS PMS PPSC FPSC की तैयारी करना चाहता है ऑनलाइन, तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है बिल्कुल अफोर्डेबल फीस में। हम यानी कि इन सब्जेक्ट्स की तैयारी भी करवाते हैं। सो दोस्तों पहला आर्टिकल हमारा चांस पर गज़ा पीस के नाम से। दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप जो है उसने गज़ा के लिए पीस प्लान दिया है। और आप देखें मकसद ये है कि 2 साल से गज़ा के अंदर जो जंग लगी हुई है किसी तरह से उस जंग को रोका जा सके। अब प्लान क्या है दोस्तों, प्लान ये है कि वहाँ पर सीज फायर करवाया जाएगा, होस्टेज जो हैं उनको एक्सचेंज करवाया जाएगा। इसके अलावा जो इसराइल यानी कि इसराइली फौजी जो आर्मी है दोस्तों, वो जो गज़ा के अंदर आई हुई है किसी तरह उसे विड्रॉल करवाया जाएगा। अब ये राइटर ये कहता है कि ये जो प्लान है ऐसा लगता है कि इसराइल के लिए ये ज़्यादा बेहतर है। कई मुस्लिम कंट्रीज जो हैं वो पहले तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, लेकिन बाद में ऐसा लगा कि वो भी खुश नहीं है इससे, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, क्योंकि इन्होंने कहा कि ये वो तो यानी कि प्लान ही नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ने हमारे साथ डिस्कस किया था। सो नेतन्याहू दोस्तों जो है, जो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा है कि वो गजा को यानी कि अलग से रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। हमास जो है दोस्तों उसने भी यानी कि इसके ज़्यादातर पॉइंट्स को तो यानी कि एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन सारे पॉइंट्स को एक्सेप्ट नहीं किया। बाज़ जगह पे वो यानी कि डिबेट करना चाहता है या यानी कि मुज़ाकरात करना चाहता है। हमास ने कहा है कि वो होस्टेजेस को छोड़ने के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा है कि हम हमास यानी कि हमें दिखाई देता है कि वो पीस के लिए तैयार है। लेकिन प्लान जो है दोस्तों वो क्लियर नहीं है, क्योंकि इसमें कोई टाइमलाइन नहीं बताई गई कि कब तक टेक्नोक्रेट्स आके यहाँ पे रहेंगे, कब तक यानी कि जो इसराइली आर्मी है वो यहाँ से बाहर निकलेगी। सो एज इट इज कोई टाइम टेबल नहीं है। इसराइल जो है दोस्तों वो अब लंबे अरसे के लिए इस गजा के अंदर स्टे करना चाहता है। एक नई इंटरनेशनल फोर्स दोस्तों जो है वो बनाई जा रही है ताकि गजा के बॉर्डर की सिक्योरिटी की जा सके। पाकिस्तान भी सोच रहा है कि अपने यानी कि फौजी एहलकार जो है वो वहां पर भेजे। ये प्लान जो है दोस्तों, प्लान अभी ये बनाया जा रहा है कि एक बोर्ड ऑफ पीस बनाया जाएगा जिसमें टेक्नोक्रेट्स होंगे। उससे लीड कौन करेगा, उसे ट्रंप और टोनी ब्लेयर लीड करेंगे और ये गजा को संभालेंगे। अब पैलेस्टीनियन जो है वो ये कहते हैं कि ये इसी तरह है कि हमें बाहर से आके कोई रूल करेगा, क्योंकि हमारे अपने बंदे तो गवर्नमेंट में शामिल नहीं होंगे। और इसके अलावा पैलेस्टीनियन स्टेट के बारे में कोई प्रॉमिस नहीं किया गया है कि इसके बाद इसका क्या फ्यूचर होगा। सो प्लान जो है राइटर कहता है अनक्लियर है, वन साइडेड है, इसराइल के हक में ज्यादा लगता है और वीक है। रियल पीस जो है दोस्तों, वो अगर आप चाहते हैं कि रियल पीस आए तो उसके लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ को राइट्स दिए जाएं, इक्वल राइट्स हों दोनों को, फिर ही जाके रियल। और जब तक पैलेस्टाइन की रियासत अलग से नहीं बनेगी उस टाइम तक कोर प्रॉब्लम जो है वो हल नहीं होगा। सो दोस्तों दूसरा आर्टिकल है ओपिनियन पेज का, फिक्सिंग द गवर्नेंस वेब के नाम से। तो दोस्तों पाकिस्तान का जो गवर्नेंस सिस्टम है उसमें कई प्रॉब्लम्स है। 18th अमेंडमेंट हमने 2010 में पास की जिसमें हमने प्रोवेंसेस को ज़्यादा पावर दी, लेकिन दोस्तों राइटर ये कहता है कि इसकी वजह से अनइक्वल डेवलपमेंट हुई है, कोऑर्डिनेशन प्रोवेंस और फेडरल के दरमियान वीक हो गई है। प्रोवेंसेस जो है वो रेडी नहीं है नई ड्यूटीज के लिए, जो आपने 18th अमेंडमेंट के करके कई मिनिस्ट्रीज उनकी तरफ शिफ्ट कर दी, वो इसके लिए रेडी नहीं थे, जिसकी वजह से हमारी पॉलिसी वीक बनी है, हमारी सर्विसेज मजीद स्लो होगी और कन्फ्यूजन हुई है। दूसरे ममालिक जो है जिस तरह जापान है, इंडोनेशिया दोस्तों, वो सब मिल के एक यूनिटी के तौर पे काम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। पॉलिटिशियन जो है अब वो मजीद बात कर रहे हैं कि किसी तरह से नई सूबे बना दिए जाएं। राइटर ये कहता है कि अगर स्मॉलर यानी कि प्रोविंसेस होंगे तो कहा ये जा रहा है कि जितनी ज्यादा छोटे छोटे सूबे होंगे हमारी गवर्नेंस उतनी बेहतर होगी। लेकिन राइटर ये कहता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत है। आपने देखे जहां पर आपने एक नया सूबा बनाना है, आपको वहां पे अलग से असेंबली यानी कि आपको अलग से लेजिस्लेचर हाउस बनाने पड़ेंगे, आपको अलग से अदालतें बनानी पड़ेंगी, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा जो डेवलप करना पड़ेगा। सो दोस्तों राइटर ये कहता है हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इससे एथनिक डिवीजन भी होगी आपको। अब आपने जब यानी कि सूबे बनाने की तरफ जाना है तो कुछ लोग कहेंगे बावलपुर को कैपिटल बना दें, कुछ कहेंगे मुल्तान को कैपिटल बना दें, इस तरह मजीद डिवीजन हो जाएगी।
सो आर्टिकल 239(4) जो है वो तो हमें ये कहता है कि अगर हमने नई प्रोविंसेस बनाने हैं तो 2/3 मेजोरिटी की भी ज़रूरत है। वो भी मुश्किल लगती है कि 2/3 मेजोरिटी से ये आसानी से मामला तय पा सके, ऐसा भी नहीं है। सो हम मज़ीद डिवीज़न की तरफ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ राइटर के मुताबिक जाएगा। सो रियल सॉल्यूशन क्या है? हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को डिस्ट्रिक्ट के अंदर मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना है। लोकल बॉडीज़ जो होती हैं वो प्रॉब्लम्स को ज़्यादा तेज़ी से सोल्व करती हैं और आप देखें कि डायरेक्टली लोगों की मदद करती हैं। फेयर रिसोर्सेज़ की शेयरिंग की जाए दोस्तों प्रोविंसेस के दरमियान। और पाकिस्तान जो है उसका मेन प्रॉब्लम गवर्नेंस है कि हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं है, जियोग्राफी नहीं है। राइट, ये कहता है कि हमें नई प्रोविंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है बल्कि अपने वर्किंग सिस्टम को बेहतर करने की ज़रूरत है। सो फोकस हमारा परफॉर्मेंस पे होना चाहिए, नई बाउंड्रीज पे नहीं होना चाहिए। ये राइटर की राय है। सो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं डेली बेसिस पे मेरी वीडियो आपको मिले तो काइंडली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।